वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर का पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ से क्या अभिप्राय है? दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ से अभिप्राय है एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका और एक तरफ साम्यवादी यूएसएसआर। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? एक तरफ यूएसएसआर जो वर्तमान में रूस है, उसने अपनी साम्यवादी अर्थव्यवस्था को फैला रखा था, तो दूसरी तरफ पूंजीवादी अमेरिका ने अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फैला रखा था, जिसकी वजह से पूरा विश्व दो भागों में बट गया था। पश्चिमी जो विश्व था वो पूंजीवादी और जो पूर्वी विश्व था वो साम्यवादी में बट चुका था। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका का होना और एक तरफ साम्यवादी यूएसएसआर का होना। इसमें कुछ कंट्रीज़ है जिनके नाम हम देख सकते हैं, जैसे यूएसएसआर का होना, पूर्वी जर्मनी का होना और पश्चिमी जैसे स्पेन का होना, फ्रांस का होना, अमेरिका का होना। इसी समय तीन तरह के विश्व का जन्म हुआ था, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। ये वो दुनियाएं नहीं है जो अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर बांटी गई थी, बल्कि पहली दुनिया वो दुनिया थी जो पूंजीवाद को मानती थी, दूसरी दुनिया वो दुनिया थी जो साम्यवाद को मानती थी, और ये तीसरी दुनिया वो दुनिया थी जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे जिनकी अर्थव्यवस्थाएं अभी काफ़ी खराब थी। इनमें वो कंट्री शामिल थी जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बना रखा था या जिन्हें अभी हाल ही में आज़ादी मिली थी, जैसे भारत, घाना, इंडोनेशिया आदि। ओके, शीत युद्ध के दायरे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। शीत युद्ध के दायरे से अभिप्राय उन क्षेत्रों से होता है जहाँ पे अक्सर दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने आ गई तथा एक ऐसी स्थिति बन गई कि दोनों महाशक्तियाँ लड़ने ही वाली थी, लेकिन युद्ध टाल दिया गया हो। ऐसा दो तीन बार हुआ था। पहला कोरिया संकट 1950 से 1953 के बीच, दूसरा बर्लिन की दीवार के समय जब जर्मन के अंदर बर्लिन की दीवार बनाई गई थी यूएसएसआर द्वारा। उस समय पूंजीवादी अमेरिका द्वारा साम्यवादी अर्थव्यवस्था यूएसएसआर को बहुत बुरे बुरे शब्द बोले गए थे, जिसकी वजह से ये लड़ाई ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्रूअल हो रही थी। उसके बाद कांगो 1969 एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने आ ही चुकी थी और युद्ध को लड़ने ही वाली थी। ओके, कई स्थानों पर दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे से सीधा संघर्ष कर चुकी थी, बट समय रहते ही इन्होंने इस चीज़ को समझा और विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से रोक लिया, विश्व में परमाणु हथियारों के प्रयोग को बचाए रखा। अगला टॉपिक है छोटे देश किन कारणों से बड़े देशों के बड़े काम के थे। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति है तो किस तरह से किसी गरीब के लिए कुछ कर सकता है, या कोई गरीब है वो किस तरह से किसी पैसे वाले के लिए कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों को एक दूसरे से फायदा तो जरूर होगा, बट यहाँ पे हम कौन से टाइम को डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ पे जिस टाइम को डिस्कस कर रहे हैं वो है 1945। आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। हम कौन से टाइम लाइन को डिस्कस कर रहे हैं? 1945 टू 1991 के टाइम को डिस्कस कर रहे हैं। यानी शीत युद्ध के समय जो छोटे देश थे वो किन कारणों से इन महाशक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। पहला, संसाधनों को लेकर, तेल को लेकर, अपने खनिज को लेकर। जैसे कि हमें पता है, जब भी कोई कंट्री होती है जिनके पास अच्छी तकनीक नहीं होती, उनके पास ऐसे संसाधन नहीं होते कि वो अपने रिसोर्सेज का ढंग से प्रयोग कर सके। अगर ये पैसे वाली कंट्रीज इनकी मदद करती है तो इनके संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकती है, जैसे अमेरिका और यूएसएसआर करते थे। सेकंड, भू क्षेत्र। महाशक्तियाँ क्या करती थी? इन छोटे देशों में अपने हथियार रखती थी, इन छोटे देशों से अपने हथियारों का संचालन करती थी। तीसरा, सैनिक ठिकाने, जहाँ से आमतौर पे ये महाशक्तियाँ एक दूसरे के ऊपर जासूसी करा करती थी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आर्थिक मदद, महाशक्तियाँ छोटे देशों से आर्थिक मदद भी लिया करती थी। अगला टॉपिक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट। चलो पहले ना गुटनिरपेक्ष आंदोलन की थोड़ी सी टाइमलाइन डिस्कस करते हैं, फिर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नींव थी वो 1955 में वाडुंग सम्मेलन में पड़ी थी, इंडोनेशिया के। इसे हम एफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहते हैं। एफ्रो एशियाई का मतलब है, एफ्रो मतलब साउथ अफ्रीका की कंट्रीज के लिए और एशिया मतलब एशिया की कंट्रीज के लिए। ठीक है, इसे हम आगे ट्रिक से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 5 कंट्रियाँ शामिल थी,
इसका जो प्रथम सम्मेलन था वो 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, जहाँ पे 25 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 1955 में नींव रखी गई थी और 1961 में इसकी शुरुआत हो गई थी। अच्छा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसा आंदोलन था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो तीसरे विश्व जो तीसरी दुनिया के देशों द्वारा शुरू किया गया था। ये वो देश थे जो आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर थे और जिन्हें अभी अभी स्वतंत्रता मिली थी। इनकी एक सिंपल सी विचारधारा थी। ये क्या चाहते थे कि हम आज़ादी के बाद ना तो यूएसएसआर के साथ जाएं और ना ही पूंजीवादी अमेरिका के साथ जाएं, क्योंकि अगर हम इन राष्ट्रों के साथ जाते हैं तो हम इनके केवल गुलाम बन के रह जाएंगे, और यदि हम इनके गुलाम बन जाते हैं तो हम हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 20वीं सदी के मध्य में छोटे राज्यों, विशेषकर नए स्वतंत्र राज्यों के व्यक्तिगत प्रयास हुए। ये राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए किसी भी महाशक्ति में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। महाशक्ति की अवधारणा तथा नए साम्राज्यवाद के वर्चस्व के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा खोलने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के इर्द गिर्द विकसित प्रतियोगी समूह की व्यवस्था को अस्वीकार करने के लिए 1950 के दशक में इन लोगों ने एक साथ आकर एक संगठन बनाया, जिसे इन्होंने क्या कहा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा। जैसे हमने बात कर ली, 1955 में इसकी नींव पड़ी और 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ। थोड़ी सी चीज डिस्कस करते हैं यहाँ पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में, नेम के बारे में। देखो, जो नेम है ना, ये काफी ठीक था अगर देखा जाए। कहीं ना कहीं इस नेम ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो गलतियां हुई उसे रोका। अगर नेम नहीं बनता तो वास्तव में यूएसएसआर और अमेरिका शक्तियों के लिए तीसरा विश्व युद्ध लड़ लेते। तो कहीं ना कहीं नेम का बनना ठीक था। हम बात करते हैं नेम के संस्थापक सदस्यों की और उनके नेताओं की। मिस्र से अब्दुल नासिर थे, भारत के जवाहरलाल नेहरू, जैसे आप देख सकते हो, इंडोनेशिया के सुकर्णो, युगोस्लाविया के टीटो और घाना के वामा नक्रुमा। इन्हें याद करने की एक ट्रिक है, बहुत सिंपल है। TNSB नेता के लिए और YMIG देशों के लिए। YMIG को हम यामी गौतम, एक एक्ट्रेस है, उनके नाम से कर सकते हैं, और टेंस को टेंशन। जैसे यामी गौतम जहाँ पे भी जाती है फैंस को देख के उन्हें टेंशन हो जाती है। सो T से टीटो और Y से युगोस्लाविया, N से नासिर और M से मिस्र, जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं, S से शुकर्णो और I से इंडोनेशिया, V से वामेनक्रुमा, G से घाना। तो बहुत सिंपल है याद करना। टेंस यामी गौतम, यामी गौतम टेंशन में रहती है। ठीक है, इसे आप लोग देख लेना। ये 5 संस्थापक सदस्य हैं और उनके नेता वामेनक्रुमा घाना से, ये अब्दुल नासिर मिस्र के, शुकर्णो इंडोनेशिया के, इन्हें तो हर कोई जानता है, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और टीटो युगोस्लाविया से। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन आया? पहला, वर्चस्व की भावना पर आधारित पुरानी जो विश्व व्यवस्था थी उसके स्थान पर स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और सर्व कल्याण के सिद्धांत को बढ़ावा देना नए विश्व व्यवस्था में, जिसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करी गई। सेकंड, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए निशस्त्रीकरण। देखो, निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों पर रोक लगाना, क्योंकि यूएसएसआर और अमेरिका द्वारा शीत युद्ध के समय बहुत हथियार बनाए जा रहे थे और हथियारों पे केवल संसाधनों का दुरुपयोग होता है, जो ये देश नहीं चाहते थे, क्योंकि इन देशों को अभी आज़ादी मिली थी और इन देशों का मानना था कि वो पैसा जो संसाधनों का कुशलतम प्रयोग पे लगाना चाहिए, जो पैसा, उस पैसे को कभी भी निशस्त्रीकरण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए, ना कि शस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। विश्व की आर्थिक समस्याओं, विशेषकर असंतुलित आर्थिक विकास पर प्रभावशाली स्वीकार्य समाधान ढूंढना। यूएसएसआर और अमेरिका जो एक तरफ शीत युद्ध में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य चाहते थे कि हम विश्व में एक संतुलन कायम करें, ताकि ये दोनों राष्ट्र अपने आपस की लड़ाई को छोड़कर विश्व में एक नई शांति और खुशहाली को स्थापित कर सके। औपनिवेशिक, विदेशी वर्चस्व, विदेशी अधिग्रहण, इन सबसे मुक्ति प्राप्त करना। हालांकि इन कंट्रीज को 1950 में आज़ादी तो मिल गई थी, बट उसके बाद भी इन कंट्री पे कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन था। देखो, औपनिवेशिक का मतलब होता है जब आर्थिक रूप से कोई सक्षम राष्ट्र
किसी ऐसे राष्ट्र पे जो आर्थिक रूप से कमजोर है उस पर शासन करता है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप में, तो हम उसे औपनिवेशिकरण कहते हैं। जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटेन द्वारा शासन किया गया था। स्थायी और पर्यावरण की दृष्टि से ठोस विकास सुनिश्चित करना, ये देश चाहते थे कि हमारा जो पर्यावरण है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, और पर्यावरण को बिना यूएसएसआर और अमेरिका के अच्छा करना ये तो संभव था ही नहीं उस समय। मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देना, इन सभी देशों का मानना था कि हमारे लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो है हमारी स्वतंत्रता, क्योंकि हमें अभी हाल ही में आज़ादी मिली है। अगर हम हमारी स्वतंत्रता के लिए वर्क नहीं करेंगे तो हम दोबारा से गुलाम बन जाएंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से और क्या बेनिफिट हुए? संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और प्रभाव में मजबूती लाने के लिए सहयोग देना। देखो, हमें पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, जिसमें से अब ऑर्गेनाइजेशन संघ कट चुका है, इसके अंदर कुल 193 सदस्य हैं वर्तमान में, लेकिन 5 स्थायी सदस्य हैं। इन्हें याद करने का एक ट्रिक है, ABCFR। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रशिया जो पहले USSR था। तो हम अच्छे से, हमें ये बात पता है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश है इनमें से लगभग कोई भी UN का स्थायी सदस्य नहीं है, और ये जो 5 देश हैं अपनी मर्जी से चीज़ों को यूज में लाते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अच्छा आंदोलन था जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के अंदर इन देशों के वर्चस्व को रोका जा सकता था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत के लिए ना तो पृथकतावाद की नीति थी और ना ही तटस्थ। चलो एक बार डिस्कस करते हैं इन दोनों टर्म्स को, बेसिक से वर्ड्स में होता क्या है, ताकि हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। देखो, पृथकतावाद का मतलब क्या होता है, पहले हम इसे डिस्कस करते हैं, फिर स्लाइड पे क्या उसे भी रीड कर लेंगे। पृथकतावाद, जैसे हम अमेरिका को जानते हैं। देखो, अमेरिका की हमेशा से क्या आदत रही है, जब अमेरिका को लगता है ना कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अमेरिका उसका सॉल्यूशन ढूंढती है, और जैसे अमेरिका को लगता है कि उससे उसका बेनिफिट हो गया है तो अमेरिका अपने आप को साइड कर देता है, बाइकआउट कर देता है। इसका मॉडर्न एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। 2015 के अंदर एक पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट। इस समझौते में जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया था वो उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा दिया गया था। जैसे ही बराक ओबामा का कार्यकाल खत्म होता है, उसके बाद अमेरिका के एक न्यू राष्ट्रपति आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने आते ही डिक्लेरेशन करी, घोषणा करी, और अपने आप को पेरिस समझौते से बाहर कर दिया, क्योंकि उनका जो मोटो था वो सर्व हो चुका था। शायद अब आपको बात समझ आ रही होगी कि पृथकतावाद का मतलब क्या होता है, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों से की समस्याओं से काट के रखना। जैसे अमेरिका क्या करता है आमतौर पे, अमेरिका अपने आप को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं होती हैं उनसे अलग रखता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या हो रहा है, ठीक है। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। जैसे 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, उसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रखा। और इसके विपरीत भारत क्या करता है, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति एवं प्रतिद्वंदिता को कम करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। देखो, हमको अच्छे से पता है कि अमेरिका विश्व का वो पहला देश है जिसने अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट हम देख सकते हैं अमेरिका ने उसके बाद से कभी भी अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रखा है। इंटरनेशनल रिलेशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका को अंकल सैम के नाम से जाना जाता है। उसकी शायद यही वजह है कि अंकल सैम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम करते हैं। अमेरिका जब जब चीज़ों में अपने आप को इंक्लूड करता है, जब जब उसे कोई प्रॉब्लम होता है या उसका कोई बेनिफिट छुपा होता है, ठीक है। तो पृथकता का सिंपल सा मतलब है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की समस्याओं से काट के रखना, जो अमेरिका द्वारा किया जाता है। इंडिया के लिए ये टर्म पृथकतावाद बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया कभी ऐसा नहीं करता। हालांकि इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया शामिल तो नहीं था इन दोनों वर्ल्ड वॉर में, बट इंडिया ने अप्रत्यक्ष रूप से, अगर देखा जाए तो इंडिया ब्रिटेन का गुलाम था, तो इंडिया ने कहीं ना कहीं पहला और दूसरा वर्ल्ड वॉर दोनों ही लड़ाए। ओके, तटस्थता का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम बात करते हैं तटस्थता का मतलब क्या होता है। तटस्थता का अर्थ होता है कि युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देशों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वे युद्ध को समाप्त करने में मदद करें, बल्कि वे युद्ध में शामिल ना होकर भी युद्ध को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं, जैसे भारत द्वारा किया गया था। भारत ने कभी पूर्ण रूप से तटस्थता की नीति को नहीं अपनाया। देखो, सिंपल सा मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि कोई युद्ध चल रहा हो तो आप उस युद्ध में जाओ और जाके ही उस युद्ध को खत्म करो। आप बिना युद्ध में शामिल हुए भी उस युद्ध को खत्म कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कोई देश है सामने वाला वो गलत रूप से किसी वर्क को कर रहा है, तो आप उसे समझा सकते हो, और अगर वो समझाने से मान रहा है तो युद्ध करने की जरूरत क्या है। तो तटस्थता का मतलब भारत के लिए क्या था, भारत के लिए तटस्थता का मतलब था यदि
भारत को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई समस्या है और भारत को उसे जाके सुलझाना चाहिए, तो भारत को जरूर जाना चाहिए। यदि भारत को ऐसा लगता है कि वो समस्या भारत के जाए बगैर ही सुलझ जाएगी, तो भारत को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, तटस्थता की नीति को अपनाने की उस समय की वजह क्या थी? क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। भारत के पास इतने अच्छे आर्थिक संसाधन थे भी नहीं, और भारत अगर अपने आप को इन जैसी प्रॉब्लम में रखता तो भारत अपना विकास तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि भारत आज भी एक देखा जाए तो विकासशील देश ही है। अगर भारत इन समस्याओं में उलझा रहता तो अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करता? इसीलिए भारत ने तटस्थता की नीति को अपनाया, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं अपनाया, और पृथकतावाद की नीति को तो भारत ने कभी अपनाया ही नहीं। इसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एग्जाम्पल से देख ही लिया है कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने से भारत के क्या लाभ हुए। देखो, पहला भारत का क्या लाभ है? भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से लिए गए। जैसे हमें पता है, भारत को जैसी आज़ादी मिली, भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, और भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, उसे 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, और पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद ही अमेरिका के संगठन नाटो को अपना लिया। लेकिन भारत ने ना तो नाटो को अपनाया, ना ही आगे चल के वारसा को अपनाया, बल्कि भारत ने 1955 में बाडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन किया, और 1961 में बेलग्रेड के अंदर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वास्तविक रूप में शुरू कर दिया, क्योंकि भारत को पता था अगर हम इन दोनों देशों के साथ गए तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे, फिर से अपना वजूद खो बैठेंगे। भारत द्वारा शीत युद्ध में चल रहे वैचारिक मतभेदों की राजनीति का फायदा उठाया गया। जैसे हमने ऑलरेडी बात करी थी कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे निजी एवं सरकारी कार्य एक साथ होते हों। हम इसे दो टर्म्स पहले डिस्कस करते हैं, फिर आसानी से आ जाएगा समझ। पहले एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से होता है जहाँ पे सारे संसाधन निजी व्यक्तियों के हाथों में होते हैं। जैसे अमेरिका में सारे संसाधन निजी व्यक्तियों के हाथों में होते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे सारे संसाधन सरकार के हाथों में होते हैं। और जब इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिला दिया जाता है तो हम उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। जैसे इंडिया के अंदर है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं और प्राइवेट जॉब्स भी हैं, है ना, और दोनों अच्छा खासा वर्क कर रही है हमारे यहाँ। तो इंडिया ने एक अच्छा काम किया कि अपनी आइडियोलॉजी को इंडिया ने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड किया। ओके, गुटनिरपेक्षता से भारत हमेशा एक ऐसी स्थिति में रहा जहाँ पर वो दोनों महाशक्तियों में से किसी भी एक महाशक्ति में शामिल हो सकता था। देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 1971 बांग्लादेश के युद्ध में भारत द्वारा यूएसएसआर से मित्र संधि कर लेना 20 वर्ष के लिए। अगर भारत पहले से किसी संघ में शामिल हो जाता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। तो भारत ने बहुत अच्छा किया कि समय के हिसाब से अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामने रखा। Thank you for watching our video. Please subscribe, like and share our channel. You can follow us on Instagram. You can join us on a Telegram group also. Subscribe the channel and press the bell icon for the notification of our latest videos when it goes live.